हम उचित नहीं समझते थे कि ऐसे टाइम में इनसे समय ले, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से सरकार को इंस्टेबल करने का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा था। तो हमने पूरा मौका और आज हम इन्होंने समय दिया था। बहुत संक्षेप में हम बात को रख रहे हैं। आप अवगत है बात से, साहब भी अवगत है, और साहब ने ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं कार्रवाई की, लेकिन वो जो बात कहनी है राजनीतिक तौर पर और प्रशासन के लेवल पर, उसमें कुछ अभी गैप्स है जिसको हम समझते हैं साहब उसको करेंगे। इसमें सर हमने सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आज तो संभव नहीं है कि इन चीज़ों पर बातचीत हो सके, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई कैबिनेट के लेवल पर सब कमेटी या कोई भी कमेटी आप समझे, वो इन प्रश्नों को लेकर वो एड्रेस करने का प्रयत्न करे, जिस कमेटी के आगे हम अपनी बात भी रख पाए। मतलब सब तो आने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नुमाइंदे हो सकते हैं, 2-3 या जो भी उचित समझते हैं आप, वो फिर उन प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न क्या है सर? इसमें पहला प्रश्न वो है कि असल में एक नीति सरकार की 2011 में बनाई गई थी, जिस नीति के तहत जो भी प्रदूषण होता है, एमिशन ऑफ डस्ट होता है, वो क्रॉप को जो डैमेज करता है उसको कॉम्पनसेट करने का एक कार्य है। असल में 2011 के पहले वो 300, 600, 900 नहीं हुआ करता था। ये 300, 600, 900 ये बाद में हुआ है। अब इसकी जो रामपुर के क्षेत्र में वो क्रॉप डैमेज के लिए 2021-22 का क्रॉप डैमेज असेस कर दिया गया है। जो तौर तरीका वहां पर मेजरमेंट करने के लिए किया है, वो हम कह रहे हैं कि वो कमर्शियल में भी और निर्मंड में भी वो तौर तरीका क्या कहते हैं लाया गया है। कौन से एरिया में किया होता है? वो रामपुर में किया है, आपका देल्ट वाला इलाका किया, नीरत और देल्ट वाला इलाका, दो पंचायतों में वो किया है, और उसमें वो कॉम्पनसेशन भी वो दे दिया गया है। लेकिन ये निर्मंड वाले इसमें और कमर्शियल वाले में अभी नाप नपाई तो हुई है ना, लेकिन वो कॉम्पनसेशन नहीं है। और वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई उसका मत एक डिफरेंट है, जो निर्मंड में भी वो उस तर्ज पर नहीं करना चाह रहे हैं जिस तर्ज पर वो रामपुर में है। वो क्या तर्ज है? जब प्लेन है तो हमने सीधा 900 मीटर 300 नापा, 600 नापा, ये किया। जब यूं है तो हम एक्चुअली 900 ऐसे गए, और जो एरिया 900 के अंदर आया उस एरिया को क्या कहते वो किया है। तो वो हमारा रिक्वेस्ट है कि भी उस आधार पर आप बोल रहे एरियल नापा जाए। हाँ, तो इस तरीके से नाप लैंड से ना नापा जाए। हाँ, वो मतलब इस तरीके से नापा जाए, क्योंकि अदरवाइज तो वो बहुत क्लोज वाला डिस्टेंस में जितने भी घर आते हैं वो ऑलरेडी वो नाप कर वो कॉम्पनसेशन दिया गया है। उसका एक कारण भी जो हमने तीसरे पॉइंट में वो दिया है कि जो एमिशन ऑफ डस्ट होता है वो, क्योंकि ये हमारी फ्लावरिंग आती है ये इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, ये जैसे सर्दी जाती है और गर्मियां शुरू होती है, वो लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, और उस टाइम विंड की वेलोसिटी ट्रेमेंडस होती है, और ये लगातार इसके बियॉन्ड भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो नई आपने बनानी है, अगर वो उस तरीके से नापना है तो मेरे ख्याल डिप्टी कमिश्नर को रूल है, और डिप्टी कमिश्नर शिमला ने एक प्रपोजल भेजा है, शायद उसमें उन्होंने 1800 मीटर्स तक कहा है कि भी एक्सटेंड किया जाए। हमने रिक्वेस्ट किया है कि 1800 ना कर आप इसको 2100 पर करें। अगर एक तरीका वो है, दूसरा तरीका है कि जो ऑलरेडी मैंने 100 क्या किया है, वो उन्होंने 1800 मीटर्स की प्रपोजल भेजी है कि भी वो, क्योंकि जो उन्होंने सर्वे किया उनके मुताबिक 18 की जगह 2100। हाँ, हम 2000 कह रहे हैं। आज वो प्रेजेंटली जो मेथड रामपुर वालों ने किया है, उसी मेथड को वो रखें। अगर उसको नहीं रखना है तो वो एक्सटेंड कर दिया जाए फ्रॉम 900 टू 2100 मीटर्स, वो एक्सटेंड कर दिया जाए। जो मेथड रामपुर वालों ने किया है कि उसी मेथड पर क्या कहते हैं वो किया जाए।
अच्छा, इसमें हमने एक बात और जोड़ी है कि ये जो पॉलिसी है जो 2011 में अपडेट की थी, इसमें ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को तो कवर किया, लेकिन आपकी सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है एनिमल हस्बेंड्री भी, और ये वाले जो एरिया है इसमें एनिमल हस्बेंड्री ये पूरा कवर होता है, और ये सुन्नी वाले एरिया में भी एनिमल हस्बेंड्री मेजर वो लाइवलीहुड का सोर्स है। और इस एरिया में ये भी साबित हुआ, एक फवाल थी, क्या नाम उसकी, सरिता, उसकी बकरियां मरी, कितने 60 बकरी, और पोस्टमार्टम में निकाला कि उसका कारण था कि जो धूल वाला घास था वो फेफड़ों में गया था, वो भी साबित हुआ। तो हम कह रहे हैं कि ये उसको एनिमल हस्बेंड्री को भी इसमें कवर किया जाए, और उसमें हमने कोट किया है जो 2013 का एक्ट है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट अक्वायर किया गया है, लैंड अक्वायर की गई, उसमें जो उसकी ये क्या कहते हैं परिभाषा है एग्रीकल्चर की, उसमें ये कवर किया गया है कि भाई जो डेयरी फार्मिंग वगैरह है एंड लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग फॉर ऑफ कैटल, ये उस परिभाषा में आता है। तो हमारी आपसे विनती है कि 2011 की पॉलिसी में जहां हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो एनिमल हस्बेंड्री को भी कवर किया जाए, जिससे कि भी जो उसको नुकसान होता है फसल को वो कर लेना है ना। और डेयरी में तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है एनिमल हस्बेंड्री। फिर सर अगला जो है वो है कि जो दरारें पैदा हो रही है अभी, जो तो हमारा लूरी वाला प्रोजेक्ट है उसमें ब्लास्टिंग से जो उनका डाइवर्जन टनल है वो भी सारा कोलैप्स कर गया। इतनी हैवी ब्लास्टिंग करते क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जब वो काम करती है वो एक्सप्लोसिव बहुत गुना ज्यादा जो परमिसिबल है उसे करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को तो हुआ नुकसान। लेकिन ये अक्रॉस दी एरिया जो दरारें हैं वो उन्होंने सर्वे भी की है, नापी भी है, उसका फोटोग्राफी भी की है और वीडियोग्राफी भी की है, उन्होंने कबूला है, और उसका कॉम्पनसेशन उन्होंने कुछ जगह दिया है लेकिन कंप्लीट जगह नहीं दिया है। उस प्रोसेस को हम चाह रहे हैं कि भी वो तेजी वो की जाए, वो असल में चल रहा है। इसमें तो यही है दरार के प्रश्न को लेकर, है ना। तो ये है जो दरार का प्रश्न है, जो लोगों के निजी नुकसान हुआ है वो है। फिर है जी जो एक्ट में दिया है एम्प्लॉयमेंट, जिसकी भूमि जाएगी उसको वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये है जो 2013 का एक्ट है, द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, जो 1894 के कानून को रिप्लेस करके 2013 में आया। ये जिस समय मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने उसको संशोधित करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे देश के किसानों ने वो आंदोलन किया और राज्यसभा में ये उस टाइम डिफीट हो गया, ये उसको संशोधित नहीं कर सके। उस कानून में ये प्रावधान है कि जिसकी जमीन जाएगी उसको आप प्रायोरिटी के आधार पर क्या कहते हैं नौकरी देंगे। ये अभी भी 132 लोग हैं जो इसमें लूरी वाले प्रोजेक्ट में हैं, जिनको अभी क्या कहते हैं रोजगार नहीं दिया है, और अब कुछ हताश होकर उन्होंने कहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट और वन टाइम 5 लाख देने का प्रावधान है, और उसके अलावा कुछ और एडिशनल है कि भाई वो सामान को शिफ्ट करने के लिए 50,000 इस तरीके का वो है। तो उन्होंने ऑप्ट किया कुछ लोगों ने कि भी 5-6 लाख का दे दो, अब रोजगार आप दे नहीं रहे हमें तो वो दे दो। तो इसलिए वो भी अगर ऐसी एप्लीकेशन लोगों की आई है तो देन एम्प्लॉयमेंट जब नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनको 5 लाख जो ऑल्टरनेटिवली उस कानून के तहत है वो उनको दे देना चाहिए। वैसे हमने ये पोजीशन ली है कि 1 अप्रैल 2024 से जो एप्लीकेंट थे जैसा उसका स्किल है, अगर अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड का, या सेमी स्किल्ड है तो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड है तो स्किल्ड, या हाईली स्किल्ड है हाईली स्किल्ड का वेतन आप घर बैठे वो देना शुरू करो। अदरवाइज क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है, ये आपको देना है, आप बच नहीं सकते, ये कानून है तो कानून के तहत आपको ये करना है। तो ये बात हमने कही है एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन को लेकर, और कोई ऐसी बात नहीं हमने कही है, सारी बातें जो पैरामीटर्स ऑफ लॉ और पॉलिसी के तहत आता है वही हम इसको ये कर रहे हैं।
ये भी 6 छठा ये हो गया है नहीं, अभी अब आए 7वें पर। 7वें पर है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। वो है कि जिसको आप भी, आपकी सरकार भी कर रही है कि ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जब होगा तब 12% जो रेवेन्यू है वो सरकार को आएगा, और तभी लाडा वाला क्वेश्चन वो होगा जो लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड है जो विकास के लिए होता है। तो इसमें हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि भी इस इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट को वो जितनी तेजी से किया जा सकता है उसको वो किया जाए, तभी वो लाडा होगा, ध्वज लाडा भी नहीं होगा। फिर 8वीं बात में हमने ये दिया है कि एक गांव नरोला है वहां पर, और इसलिए भी खतरा हो रहा है कि ये जो अब वर्षा भी अधिक होगी है, ये त्रासदी डिफरेंट एरिया में आई है, स्लेट वगैरह और एरिया के अंदर, वहां पर बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर वो है आपके चट्टाने हैं, वो लूज हो गई है ब्लास्टिंग से। तो हमने वो किया है कि भाई उसको स्ट्रेंथन किया जाए, है ना। और क्योंकि अब त्रासदी इतनी लेवल की आ गई है तो हमने कहा वैकल्पिक लेवल पर उनको शिफ्ट वहां से किया जाए, वैकल्पिक अकोमोडेशन उन लोगों को जाए। अब खेत तो शिफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन लोग शिफ्ट हो जाए, वैकल्पिक लेवल पर दिया जाए। और इन दी मीन टाइम जो स्ट्रेंथन करने का उसका कार्य है, जिसके लिए कुछ बजट भी उन्होंने सैंक्शन किया है ना, कितना है 12 कितना करोड़, चलो जो भी अमाउंट है ना, वो उन्होंने कहा है कि हम सितंबर से करेंगे, लेकिन ये 7 करोड़ है ना। तो वो है ये वाला जी। फिर है जी ये क्योंकि अभी जो आपका ये गगल एयरपोर्ट है, गगल एयरपोर्ट में जो R&R पॉलिसी है, जो इसी कानून के तहत है, जो 2013 का एक्ट है, ये राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है, उसका एक प्रावधान, उसके शेड्यूल्स हैं। उसमें 5 लाख की जगह अब जो कॉम्पनसेशन है, ये वन टाइम जो एम्प्लॉयमेंट की जगह है, वो अब 7,75,000 हो गए हैं। और इसी तरीके से मकान के लिए 3 लाख हो गया है, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए 70,500 हो गया है। और स्मॉल ट्रेडर्स जो छोटा मोटा काम करते हैं, है ना, और ये कार्य करते हैं, है ना, जो दुकान चलाने का या कोई छोटा मोटा धंधा, उसके लिए 38,750 हो गया। और रीसेटलमेंट अलाउंस 7,75,000 हो गया। और है हाँ, ऐसा अभी तो गगल एयरपोर्ट की बात जो है ना, वो अभी तो इम्प्लीमेंट करने में ही दिक्कत आ रही है इसको। तो मैं बोलता हूँ है ना। अच्छा, फिर आया जी एक ये बहुत ज़रूरी है जी, ये जो 10वीं बात कही है, ये भी एक्ट का हिस्सा है। एक्ट में दिया है कि हमें जहाँ जहाँ भूमि अधिग्रहण करते हैं वहाँ पर हमें जो फूड सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए वो जो कंपनी उसको कर रही है वो उसकी जिम्मेवारी बनती है इस कार्य को करने के लिए। तो हमने क्या कहा है, क्योंकि वो दरारों से पानी के सोर्सेज ड्राई अप हो जाते हैं, पानी वहाँ से रिस जाता है, नीचे पहुंच जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जब डैम बन जाएगा तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक पर जहां तक दरारें आई है वो पानी उठाने का काम करे। आपकी सरकार पॉलिसी बनाएगी तो वो उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वो है ये वाला क्वेश्चन। एक है जो पहले भी आपसे शेयर किया था और आप भी इस बात पर सहमत हुए थे कि डाउन स्ट्रीम जहां डैम लग गया उसे नीचे 1 किलोमीटर तक वो जो डेंजर जोन उन्होंने किया है उस लैंड को भी वो एक्वायर कर दे, क्योंकि अब उसमें हम ना खेती कर सकते हैं ना उस पर बच सकते हैं, वो एक खतरा बना रहता है। तो हाँ, तो वो उस 1 किलोमीटर तक वो किया जाए। फिर है जी, क्योंकि अब बहुत से लोग जब जहाँ डैम आ रहे हैं जहाँ पर इनकी गतिविधि है तो वो सीवेज सिस्टम वो क्या कहते हैं, लोग छोटा मोटा वहाँ बस भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो ये 3-4 जगह है, निर्थ, भद्राश, दत्तनगर, निथर और क्या कहते हैं बाई, है ना। वहाँ पर सीवेज सिस्टम के लिए वो इन्वेस्ट करें, है ना। वो कॉर्पोरेट इससे CSR फंड से भी कर सकते हैं या वो उस तरीके से हम भी ना MLO को
गांव पंचायत ने सीवरेज सिस्टम अलाउ कर दिया। अच्छा जी, अच्छा जी। पंचायत तो- वाले में ना एमएलए के लिख के देगा, हम पंचायत का सीवरेज सिस्टम अलग से कुछ वो इन्वेस्ट कर ले, कुछ वो। नहीं, पूरे पैसे देंगे नाबार्ड के। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। और आखिरी है जी एक जिसके में सोशल इम्पैक्ट की वो हुई थी, वो प्रोजेक्ट बनने से पहले तो लोगों ने ये कहा था कि भी वो अभी उनकी वो आर पार जाने के लिए नदी के आर पार उनको नज़दीक पड़ता था, तो शना गांव एक है, इधर क्या कहते हैं बदराश आता है, उसका क्या कहते हैं वो वहाँ पर पुल लग जाए, है ना, ये है। और ये सारी बातें जो है ये टोटल है जो सतलुज जल विद्युत निगम को जो बना रहा है उस पर ये लाइबिलिटी है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट पर ऐसी कोई एडिशनल लाइबिलिटी नहीं है, और ये पॉलिसी के अंदर है, लॉ के अंदर क्या कहते हैं, है ना, लॉ के अंदर ये कवर है। गर्मी है अच्छा, खोल दो इसको पूरे। सुनी में भी यही क्वेश्चन है ना, सुनी में भी यही क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरफ क्या कहते हैं, साइन नहीं हाँ है, नहीं साइन वाला है, आपको नीचे साइन वाला दिया। मैं बोलूं? हाँ हाँ, एक मिनट, ये कोई अपनी दिल की बात रखना चाहे बोले कि जी। मैं ही पूछ लूंगा हाँ, आपसे। अच्छा अच्छा। वैसी बात नहीं। सिंघा जी ने जो बातें रखी ना, वैसे ही हमारे इलेक्शन खत्म हुए, इलेक्शन खत्म होने के बाद में सुन्नी, लूरी और एक नदौर में धोला सिद्ध प्रोजेक्ट बन रहा है। तीनों प्रोजेक्ट जो है वो SJVN बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली सरकार ने ऐसा समझौता किया जिसमें हिमाचल के जो इंटरेस्ट है, जो आप आम लोगों के इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट की अनदेखी भी हुई, उससे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के राजस्व की भी अनदेखी हुई है। और जो पैसा हमारे पास, हिमाचल के पास कोई पैसा नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आती नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद दो चीजों को हमने इसमें प्राथमिकता दी, पहली है हाइड्रो, दूसरी है टूरिज्म। तो हाइड्रो के जो मैं सोनी, लूरी और इनकी मीटिंग और अधिकारियों की ले रहा था, तो मुझे पता लगा कि जो हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो 12% को भी स्टैगर कर दिया, यानी कि और आगे के लिए बढ़ा दिया। पहले 12 साल 4% मिलेगी, 12 से 30 साल के बाद फिर 12% मिलेगी। तीनों प्रोजेक्ट और एक डुग्गर है 4। और ये प्रोजेक्ट जिंदगी भर जिस तरह SJVN है चला गया, ये सारे प्रोजेक्ट उनको चले जाएंगे। ये पिछली सरकार ने MOU किया इनके साथ। क्या किया? MOU किया, और ये भी कहा कि लाडा भी खत्म कर दो, GST भी खत्म कर दो, और जो बिजली हमको मिलनी है, जो शुरू में हमारी 12% मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। वो हमें 40 साल के बाद फिर 30% मिलेगी, नहीं 40 साल के बाद मिलेगी। तो मैंने अभी फैसला किया, और इस फैसले को मैं अमली जामा पहनाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैबिनेट में हमारा आ रहा है। मैंने कहा कि जहां हिमाचल के इंटरेस्ट है, जहां पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, डिसलोकेट होते हैं हमारे लोग, पैदा लेती है कंपनियां। तो हमने BBMB में भी, वहां भी, और पोंग डैम ऑस्टीज है जहां से अभी देहरा में चुनाव हुआ, 40 साल घर उजड़े हुए वो बेचारे सड़कों पर है। तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से बात, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको आगे बताना जरूरी है, क्योंकि आप हमारे परिवार के लोग हैं। और मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि हम अपनी पॉलिसी में 20, 30, 40 मैंने आते ही बदली थी, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। 12, 18, 30% और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमारे को वापिस हिमाचल सरकार को मिलना चाहिए। 40 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी तो होगी, उनके अधिकार तो होंगे, हमारे वहां जो लोग बसे हुए उनके अधिकार तो होंगे। तो मैंने उनसे ये बात की। उन्होंने कहा, मैंने ये भी कहा कि हम इस मामले में सियासी में करेंगे। और देखिए, नाकामी, देखिए सरकारें आती रहती है, 5 साल यहाँ हमें, 5 साल कोई और है।
नाकामी देखिए कि इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, और सुन्नी में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखवा दिया, और जब हमने इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट को चुनौती दी वो कोर्ट में चले गए। अब हमने फैसला किया, मैंने खट्टर जी के साथ मुंह पर बोला, अधिकारी मेरे साथ थे, भारत सरकार के अधिकारी थे, कि अगर आपने 12, 18, 30 और 40% हमारी जो बिजली है 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस ना दिया, लाडा नहीं लगाया और वहां के लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं किए, ये सारी बातें उस समय मेरे दिमाग में आपने मुझे डाल दी थी, तो हम ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में टेक ओवर कर लेंगे। तो उनका सवाल था कि आप तो बड़े पहले ही पैसे नहीं है स्टेट के पास, आर्थिक तंगी है और आप कर्जों के बीच। मैंने कहा कि लोगों की इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मुझे इसके लिए 2000 करोड़ रुपया और कर्जा उठाना पड़े तो मैं कर्जा उठाऊंगा, लेकिन इनको नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके अधिकार है। तो अभी उस पर बातचीत चल रही है और हम अभी जो नेक्स्ट कैबिनेट हो रही है उसमें हम ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं। नहीं तो ये तीनों प्रोजेक्ट हमारी सरकार एसजे बीनल से टेक ओवर करेगी और आपके अधिकार जो उसको सुनिश्चित करेगी। दूसरी बात, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। थोड़ा सा हमारा राजनीतिक अनिश्चितता आ गई थी आपदा के बाद। हम तो अभी सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारी सरकार को 19 महीने हुए, 4 महीने आपदा में निपट गए, मतलब इतनी तबाही हुई, 550 लोग मौत के घाट चले गए, 350 लोग, 1000 लोग बर्बाद हो गए। हम भी आम परिवार से उठकर आते, आप जैसे परिवार से उठ के आते, दर्द जानते हैं। पक्का मकान बनाने में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। ये जो आपकी बात सिंघा साहब ने बोली, बार बार मुझसे बोलते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब टेक ओवर कर देंगे ये तो सारे अधिकार आ ही जाएंगे। इसके अलावा जो एक इन्होंने राय दी है, तो हमारे जो एडवाइजर रखे हमने, राम सुहाग सिंह जी, जो इन सब प्रोजेक्टों को देख रहे हैं, जिनको मैंने जिम्मा दिया, आप एक कमेटी 5-7 लोगों की हो, जब तक वो हमारा अगला प्रोसेस नहीं होता तब तक ये सारी सुविधाओं में हम आपको इमीडिएटली क्या दे सकते हैं, वो सिंघा साहब एक 5 आदमी और राम सुहाग सिंह, राकेश कंवर, आप और 3-4 लोग बैठ के सेक्रेटरी पावर, एमडी पावर और एसजे बीनल के उसको भी बुला के ये बात की जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। तो अभी डिप्टी कमिश्नर भी आ जाएगा और चीफ सेक्रेटरी को भी मैं उसमें बोल दूंगा। तो ये सारी चीजें आपकी समाधान करेंगे। दूसरी बात, आप लोग गांव में रहते हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, गांव के परिवेश से निकले हैं। तो अभी जो पशुपालन है, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। पिछले कल हमने गेहूं का रेट जो कणक का रेट 40 रुपए किलो कर दिया है, कल ही हमने करना, और 30 रुपए किलो मक्की। क्यों किया है? इसलिए किया है कि आप यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में दूसरे नंबर पर आता जा रहा है। ज्यादा हम स्प्रे और वो पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा हम इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी सेहत की तरफ भी और सब जगह हेल्थ सेक्टर में। पिछले कल ही हमने अपने आईजीएमसी में भी सभी डॉक्टरों के पद भरने के लिए, सभी स्टाफ नर्सेज के पद भरने के लिए स्वीकृति दे दी है। ये वो चीजें हैं जो आप ही के पैसे के सदुपयोग से होती है। तो ये इसमें आप ही का पैसा है, तो इसलिए ये सब चीजें हम आपके हित में करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सिंघा जी हमारे साथी भी है, मित्र भी है, नहीं तो हर जगह हम खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ। तो इसलिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मैं इन समस्याओं का आपका समाधान करूंगा। लेकिन पशुपालन में भी आप लोगों ने, गाय के दूध का मूल्य हमने 45 रुपए कर दिया। रामपुर का हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन रामपुर का कर रहे हैं, और ये दूध का मूल्य 45 रुपए नहीं रहेगा, ताकि हमारी जो बहनें हैं उनके हाथ में पैसा जाए तो और पैसा आएगा। अभी कई ये पैसा आपका बढ़ेगा, ताकि आपके घर में आपकी आय 15,000 रुपया घर बैठ के हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना यहाँ जा रहे छोटी छोटी, तो 8-10 हजार रुपए के लिए, ये सब चीजों को हम इस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीजें घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभी होगा हम इसकी मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम पॉलिसी चेंज करेंगे, उसके बाद कोर्ट में बोलेंगे अगर सरकार ने टेक ओवर कर दी तो सब चीजें तो मिल गई आपको।
वो कोई चिंता ही नहीं बात है। और नहीं किया तो भी ये चीजें आपको मिलेगी। इन दी मीन टाइम जबकि क्वेश्चन और इसके इन द मीन टाइम नहीं, इन द मीन टाइम आप 15 दिन में हमारी कमेटी एक बना रहा हूँ, ठीक है। जो आपको बोलते राम सुहाग सिंह जी से बात करवाओ, उनको मैंने इसलिए रखा हूँ सारे प्रोजेक्ट आपकी, ये सारी चीजें भी करेंगे हम कुछ ना कुछ। मैं इन प्रोजेक्टों को बहुत स्टडी कर चुका हूँ, इसलिए नुकसान आपका होता है और ये तो पैसे कमाते हैं। तो हम ये तीनों प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तीनों नहीं चौथे, और जो आगे लगेंगे हिमाचल में उसमें, क्योंकि हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट सारे जिंदगी भर के लिए दे दिए, हमारे पास सही कुछ नहीं, हम कमाएंगे क्या? हमारी पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल की? 75 लाख। यही पावर मिल जाए तो आपके घर में खुद ही पैसा आ जाए। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। आपकी आत्मनिर्भर हिमाचल का मतलब है आपके स्कूल अच्छे हो, आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन अच्छे हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो। मैंने एक कमेटी बनानी है आपके नेतृत्व में ना, ये एक आप, मैंने राजीव को बता दिया, सिंघा साहब आपसे बात करेंगे। मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपको, इनमें इशू SJVNL जब तक हमारा टेक ओवर वाला के साथ नहीं होता तो कितने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये? आप कब तक है यहाँ? निकल आए तो आपने आना कब है? राकेश सिंघा जी आपसे मिलेंगे, फिर आपने बैठ के मेरे को पूरा देना है, और इनके SJVNL के अफसर बुला के जो इनका सेटल हो सकता है वो पहले, और दूसरा कर लेना फिर राकेश। हाँ जी, और तो नहीं कुछ कोई कहना चाहेंगे? बोल दो फटाफट। आराम से सीएम साहब ऐसा है कि वो दलालों के लिए होना है। वो DCM को नहीं बोलना पड़ेगा, SDM को नीचे यार DSM को, SDM को भेजो, क्या देखो का नंबर लिखो, SDM को भेजो, दलाले देखे। एक सर मेरा भी है, एक मिनट हट जाओ, रुक जाओ, बोलो रुक जाओ, क्यों कर रहे हैं आगे? बोलने दो, एक मिनट बोल रहा हूं, थोड़ा सुन लो, बोलना सारे दूसरा उनसे पता लग जाएगा कि ठीक रुक जाओ भाई, आराम से, आप बात में आना, बाइट हो प्लीज। दूध वाला तो मैंने गौशाला नहीं, वो गोश्त वाला में कर रहे हैं। ठीक है, चलो सर, मेरा भी सर अभी इनको उसके बाद ठीक है। आपसे मिले अलग-अलग जगहों से जो लोग आए हैं, सब समस्या है कि क्या फर्स्ट उसमें क्या लगता है? मेरा पीछे है भाई, तो क्या ट्रेनिंग बन रही है। प्रभावित लोग जो मिलने आए, राकेश सिंघा जी हमारे पूर्व विधायक हैं, इनके साथ ये डेपुटेशन मिलकर मिलने आया है। एक सेकंड, उसके बाद और जब मैं रामपुर गया सर, तो मैंने इनकी ये बात को सुना था कि ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SJVNL के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धुला सीख
और इन पावर प्रोजेक्ट के MOU का आकलन किया। आकलन में क्या पाया? पिछली सरकार ने किस आधार पर MOU किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर MOU किया कि हम GST भी नहीं देंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट SJVN के पास ये 4 चले जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, और पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस MOU को आगे लागू नहीं करेंगे। MOU के बाद एक इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होता है। SJVN ने हमारी सोवरेंटी को भी ना मानते हुए, बिना पूछे ही नूरी का काम शुरू कर दिया, सुन्नी का काम शुरू कर दिया, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। मैं 3 बार मीटिंग करके उनको बोलता रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ MOU हुआ है। मैं हिमाचल के हितों की अनदेखी देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए 12% सुन्नी से भी चाहिए, लूरी से भी चाहिए, धौला सिद्ध से भी चाहिए। पहले 12%, फिर 12 से 30 साल के बीच में 18% चाहिए, 30 से 40 साल के बीच में हमें जो 30% चाहिए, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमें वापिस चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनको जिंदगी भर SJVN को ये दे दिया गया, चाहे वो धौला सिद्ध है, चाहे डूगर की बात है। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात की, और मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर हमें इस आधार पर आप हमारे साथ MOU द्वारा करने को तैयार है तो हम रेडी है, वरना इन तीनों प्रोजेक्ट को हमारी सरकार टेक ओवर करेगी। ये जो समस्याएं आई है लूरी के लोगों के साथ, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, न लाडा दिया गया है। अब लाडा तो उनके क्षेत्र का अधिकार है, ना उस क्षेत्र से उजड़े हुए लोगों को नौकरी दी गई है, ना एनिमल हस्बेंड्री को इसमें कंसीडर किया गया है। जो इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें आपने हॉर्टिकल्चर कंसीडर किया, आपने एग्रीकल्चर कंसीडर किया, आपने एनिमल हस्बेंड्री की सेहत पर भी तो फर्क पड़ता है, किस आधार पर हम कंसीडर करते हैं। और जो इनको बेचारों को कंपनसेशन है वो अभी हमने पूरी तरह दिया नहीं है। हमने सरकार की एक कमेटी बनाकर इन सब पहलुओं को देखने के लिए कहा है, और जिनके मकानों में भी दरारें आई है उसमें भी हम उनको क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार देखेगी। हिमाचल के आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गरीब लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। फायदा कमाए बड़ी कंपनियां, आम लोग सफर करें, तो इस चीज को हिमाचल प्रदेश की सरकार सहन नहीं करेगी। इसलिए हमने ये आज सिंघा जी के डेपुटेशन को ये आश्वासन दिया। सर, आपने कमेटी बनाने की बात की, कौन किसको हेड उसमें मैंने इनसे बता दिया है। और मेरे सर नुकसान हो चुका है, तो कितनी डेड बॉडीज जो है आपदा से अभी तक 900 करोड़ रुपए का नुकसान IPH, PWD और सब सड़कों को हो चुका है। केंद्र की तरफ से अभी तक कोई मदद केंद्र से अभी तक कोई मदद नहीं आई, पर आश्वासन उन्होंने पूरा दिया है कि हम केंद्र से आपको मदद देंगे। हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी मैंने कहा कि हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें ये अंतिम संस्कार के लिए अगर कुछ उनको कोई डेड बॉडी मिल जाती तो एक आशा परिवार में होती है। हमारी संस्कृति ऐसी है। टोटल कितनी बॉडीज मिल पाई है? अभी तक कितने लोग मिल पाए, डेड बॉडीज कितनी मिल पाई है? अभी मेरे ख्याल 33 के करीब लापता है। ठीक। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार देखिए बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं। चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उन किसी के हिसाब से
प्रति किलो लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं, सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं। नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, गरीब आदमी पर कोई पानी का बिल नहीं लगेगा। हमने विडोज, एकल नारी, दिव्यांग, जो पुअर फैमिलीज है, 50 लाख रुपए से कम इनका, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। 50,000 से कम उनको आए हैं, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। जितने भी हमारे इनकम टैक्स पे है उन सबको हमने कहा है कि आपको बिल देना चाहिए, क्योंकि 1 लाख पे है, 50-50 हजार पे है। अब अगर वो 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हमने फिक्स किया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिर्फ पानी का 100 रुपया फिक्स किया, कितना यूज किया वो नहीं फिक्स किया। लेकिन होटल के मामले में हमने ये फिक्स किया है कि जितना किलो लीटर के हिसाब से यूज करेंगे। करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की जीएसटी है। तो सरकार के पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य किया। आप हम चाहेंगे कि आप सब लोग पत्रकार बंधु भी हमारा सहयोग करें। सर लोगों में सर एक सवाल है सर लोगों में असमंजस है, जो 100 रुपए लेंगे उसके अलावा बिल अलग से आएगा कि 100 रुपए सर? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सिर्फ कमर्शियल जो लोग काम करते हैं, कमर्शियल में आगे होटल वाले आगे, बड़े बड़े मॉल्स बने हैं, बड़े बड़े वेसर ढाबे बने हैं, उनसे हम कमर्शियल में लेंगे। बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र के 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से लेंगे। सर नदी नालों के किनारे जो घर बनाए जाते हैं सर, उनको लेकर भी कुछ पॉलिसी बनाई है? वो तो हमने पिछली बार नोटिफाई कर दी, शिमला में भी हमने ग्रीन एरिया कर दी है और हमने नोटिफाई की है। ये जो घर है ना, ये जो स्मेज में आया, मैं तो खुद जाके, ये काफी पुराना गांव था। जब क्लाउड बस्ट होता है तो उसका एक पानी आता है, तो वो नदी नालों के किनारे नहीं था, वो गांव पूरा बसा हुआ गांव था। दूर एक नाला जाता था, अपनी जगह पर लोग बसे हुए थे। हमें ये देखना कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाउड बस्ट का कारण क्या है। मैंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पहले इसका अध्ययन करना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर एक चेक है हमारे ज्ञान सर मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट दिया है कि सरकार अभी अलर्ट पे है सर? नहीं, सरकार तो भैया पहले दिन से अलर्ट है और अभी 15 सितंबर तक हम अलर्ट ही है। सर कोई विशेषज्ञों की से भी इसका कोई आंकलन किया? देखिए, सारी प्रकार की मीटिंगें हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर 8 दिन बाद एसपी और डिप्टी कमिश्नर समेत से मिलकर आए, उन लोगों को राहत पहुंचा के आए। कल ही हमने फैसला किया कि जो इन बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ तो वहाँ किराए की बिल्डिंग में या 2 बसेज उनको उपलब्ध करवाकर साथ वाले स्कूल में उनको हम रखेंगे। सबको हमने बर्तन के लिए दिया और अभी इनको ये तो फौरी राहत दी है। इनको घर बनाने के लिए भी हमारी सरकार आपदा के बाद, जब आपदा खत्म हो जाएगी, क्योंकि कब कहाँ आ जाए, जब तक बरसात चलती है तब तक आपदा का हम आंकलन करते हैं कि 10 सितंबर तक तो आपदा रहती नहीं, रहने की उम्मीद है। उसके बाद हम जिनके घर गए हैं उसके बारे में भी उनको आपदा राहत के तहत एक पैकेज लाएंगे। धन्यवाद।